गुड मॉर्निंग अनुज। अच्छा लग रहा है आपसे सीएनबीसी आवाज़ पर बात करते हुए। अब तक तो आपसे सीएनबीसी टीवी 18 पर बात करता था, अब से आपको भी बात देखते हुए अच्छा लग रहा है सीएनबीसी आवाज में। चलिए। तो आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बॉन्ड यील्ड कहाँ जा रही है या क्रूड कहाँ जा रहा है या डॉलर कहाँ जा रहा है। मार्केट सिर्फ ऊपर जा रही है और हर डिप पे बाइंग आ रही है। देखिए, ये तो बड़ा निश्चित है कि इंडियन इकोनॉमी में एक फिनोमिनन है कि स्टॉक कम है और इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। आप पीएफ को ले लीजिए, उसको ईटीएफ में डालना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड का एसआईपी डालना ही पड़ेगा उनको। तो अनलाइक वेस्टर्न मार्केट में इंडियन मार्केट के अनुज एक खास खासियत ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट लेवल पॉजिटिव रह रहा है हमेशा। मार्केट अप गई डाउन गई, जो भी हुआ लेवल पॉजिटिव है। जबकि आपने देखा होगा ईटीएफ अमेरिका में काफी विड्रॉ हुए हैं उसके, बट यहाँ पे एक जो सिलसिला है जारी है कि आप अगर 15 से 30 से 40 हजार करोड़ रुपया बिटवीन पीएफ एंड म्यूचुअल फंड में आप हर महीने इनफ्लो आएगी, तो कहीं ना कहीं तो वो स्टॉक उठाएगी उसको। और खासकर जो मिड कैप स्पेस है जहाँ एफपीआई कम है, वहां पे तो वे सेलिंग प्रेशर उतना नहीं आता है अनलेस मार्केट बहुत क्रैक करती है। और इसलिए हमारी जो मार्केट है काफी रेजिलियंस है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी परहैप्स ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी है कि हम लोग का रिजल्ट क्या होने वाला है। बट ये बेनिफिट है कि मिड कैप केस के अंदर में कोई एफपीआई सेलर नहीं आता है, तो आप बेधड़की से आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं और उसके अंदर में आप उसको संभाल भी सकते हैं। तो आई थिंक ये तो सिर्फ डिमांड सप्लाई का है। आई थिंक जितना इकोनॉमिक नहीं है उतना यह है कि भैया मेरे पास में इतना 40,000 करोड़ रुपए महीने में आ रहा है सिस्टम के अंदर में, वो तो इन्वेस्ट होगा ही। नहीं तो लेकिन अजय, फिर ये जो पैसा आ रहा है, ये एक आर्ग्यूमेंट तो होती है कि पैसा बहुत है, लेकिन एक कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का भी एक फैक्टर आता है। तो मैं पढ़ रहा था कि जो इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन प्रीमियम है कंपेयर टू पीयर्स, वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लग रहा है कि बाइंग ऐसी रहने वाली है उसके बाद भी? देखिए, फर्क तो पड़ गया ऑलरेडी। देखिए, हमारी जो रिटर्न्स आ रही हैं, जो म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इक्विटी रिटर्न ले लीजिए, वो बिलो डेट रिटर्न्स लिटरली आ रही हैं आज की तारीख में बाजार में। मार्केट होप पे चलती है, होप पे रहती है। वो भी वही शेयर प्राइस, जैसे पीवीआर का देखेंगे 2200 का था, अभी वो 1700 आ गया है। वही एचडीएफसी जब एक उछाल आई तो मर्जर के दिन में तो 3000 रुपए भी पहुंच गया था, वो आज 2200 2400 के बीच चल रहा है। तो ये तो सेंटिमेंट का खेल है अनुज भाई, कि देखिए कि उसके अंदर में किस सेंटिमेंट से निवेश कर रहा हूं। आज मैं, मुझे में पॉजिटिविटी है, मुझे लग रहा है कि लो है मार्केट में, तो मैं करूंगा। बट ये जरूर हम कह रहे हैं, हमने तो पिछले 3 महीने से कॉल दे रखी है कि भाई आप जरा धीरे से निवेश करिए, कोई जल्दी नहीं है इस मार्केट में। रिटर्न इनफैक्ट आपकी फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आएंगी ओवर 1 to 2 years देन इक्विटी रिटर्न। वो अलग बात है, एक आध स्टॉक आपको उछाल दे सकता हो, वो अच्छा हो। और दूसरी बात है, एक सेगमेंट इंडिया का जो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, वो है लग्जरी कंजम्पशन का। जैसे आप 5 स्टार होटल ले लीजिए, आप लग्जरी प्रोडक्ट, आपने नेस्ले का कल रिजल्ट देखा, विच इज सर्टनली लग्जरी प्रोडक्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उसमें रिजल्ट देखा, काफी बढ़िया रिजल्ट आया उनका कि आपकी सेल अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है और कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, तो मार्जिन भी बहुत बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। तो इंडिया की एक पेक्यूलर इकोनॉमी है कि लग्जरी लेवल जो कंजम्पशन है अनुज, वो तो बिल्कुल ही बरकरार है। बॉटम लाइन में जो इकोनॉमिक लोअर स्टाटा का जो 30-40% पॉपुलेशन है, उसका कंजम्पशन ऑलमोस्ट जीरो है। बिकॉज वो तो अगर सरकार को उसको अनाज देना पड़ता है, तो उसके पास तो कोई पैसा नहीं है कंजम्पशन करने के लिए। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट भी उसी को रिफ्लेक्ट करता है, पार्टली की जो के रिकवरी जिसे कह सकते हैं, या टॉप लेयर कह सकते हैं, उन कंपनियों के अंदर में आपको कम प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वहां पे अभी भी डिमांड बरकरार है, तनख्वाहें अब भी बढ़ रही हैं, बोनसेस मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से जो एक लेवल है उस सिस्टम का, वो जनरल मार्केट की बजाय काफी ज्यादा स्ट्रांग है, विच इज अपर लेवल कंजम्पशन कंपनीज, और वहां पे स्ट्रेंथ अभी भी आपको मिलेगी। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और जो आपसे पिछले 2-3 इंट्रोडक्शन हुए थे, उसमें 3 स्पेस पे अगर आप देखें, आपके मैंने व्यू सुने और इनफैक्ट बड़े कमांडिंग थे। आपने डिफेंस से पैसा अगर आप देखें अच्छा कमाया, उसके बाद आपने मेटल्स पे एक अपना व्यू शेयर किया था और एक बैंक्स पे किया था। लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स फर्स्ट सर। आप लास्ट टाइम जब बैंक्स का जिक्र किया था, आपने यही कहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग रेट रिवर्सल, ईएमआईज का बढ़ना, एनपीएस का अगर आप देखें साइकिल का फिर राइज होना, ये आपको थोड़ा दुविधा में रखेगा। आपने बैंक से एक दूरी बनाई थी। अभी भी आपका सेम व्यू है सर, और या फिर कोई बैंक आप लोगों ने चुना है जिसको शायद आप टारगेट करेंगे, आप स्पेशली फ्रॉम बाइंग पर्सपेक्टिव? देखिए, बैंकिंग जनरल इंडस्ट्री के अंदर में ये स्लो डाउन आएगा और ये टाइम लगेगा नजर आने में आपको।
और हम जो खासकर जो इन्होंने जो पर्सनल लोन पोर्टफोलियो बना रखे हैं, अनसिक्योर्ड पर्सनल पोर्टफोलियो, आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में कैसा स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा जब ये ईएमआई इतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी और डिफॉल्ट शुरू होंगे। तो हमारा व्यू अब भी यही है कि अगर अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को चलना है तो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी को उससे ज्यादा देना पड़ेगा रिटर्न, और इसलिए वही 100 रुपया आप अगर बैंकिंग में डालेंगे, 100 रुपए इंडस्ट्रियल कंपनी में डालेंगे, कंज्यूमर में डालेंगे, शायद आपको इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के अंदर में कमोडिटी में ज्यादा रिटर्न आएगा कंपेयर टू बैंक। अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, बैंक का तो सिंपल है, इंडियन बैंक तो लेजिएस्ट बैंक है दुनिया में, बिकॉज उनको आरबीआई प्रोटेक्ट करती है और कोई नहीं करता। अभी आपने देखा पिछले 3 महीने पहले जब ये फिनटेक ने काफी मार्केट शेयर लेना शुरू कर दिया, आरबीआई ने स्टिपुलेशन डाल दिया कि फिनटेक को लिटरली मार्केट से बाहर कर दिया कि आप बैंक के साथ करेंगे, बैंक का नाम होगा लोन के ऊपर में। तो ये जो प्रोटेक्शन है बैंक को, एक फिनटेक से, और दूसरा है कि सप्लाई पैसा मिलता है आरबीआई से तो आपके डिपॉजिट रेट कम होते हैं। आज भी देखिए 90 दिन का ट्रेजरी बिल आपने कल हमने खरीदा है यील्ड ऑफ 6% पे ऊपर में, उसके ऊपर में 6.7% पे, और 180 डेज का 6.9% पे। अगर 6.9% का आपको फिक्स रिटर्न ट्रेजरी बिल मिलता है 180 डेज का, तो आप क्यों बैंक के एफडी के अंदर में 5% पे रखेंगे? तो इसलिए मेरे हिसाब से रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे इनको अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, और दूसरे अगर फिनटेक प्रोटेक्शन आती है तो बैंक का प्रॉब्लम आएगा। और ये पर्सनल लोन जो अनसिक्योर्ड लोन जो प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है लगातार, उसके ऊपर में स्ट्रेस आके रहेगा भैया। जो भी जितना भी इंटरेस्ट कम कर बढ़ा लेंगे हम लोग, उसका ईएमआई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और तनख्वाहें लोअर सेगमेंट की उतनी नहीं बढ़ेंगी, बिकॉज इकोनॉमी में स्ट्रेस देखा आपने, ले ऑफ देख रहे हैं आप उसके अंदर में, और सैलरी इंक्रीज भी आप काफी स्टिफली उन्होंने रोकी हुई है, आईटी कंपनी ने रोक दिया है। तो ये तो इकोनॉमी धीरे धीरे आएगी। 6 महीने बाद देखिएगा जो पर्सनल लोन का जो स्ट्रेस है वो कैसे नजर आना शुरू होगा बैंकों पे। ओके, अच्छा, काफ़ी। चलिए, थोड़ा बीच बीच में ये ज़रूरी होता है, थोड़ा सा एक रियलिटी चेक भी, सिर्फ बुलिश रहना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा रियलिटी चेक हमेशा ज़रूरी होता है। और टी बिल मार्केट की जो अजय ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्लियरली एक बहुत उबाल आया हुआ है इस समय, जो ट्रेजरी बिल की मार्केट है उसमें। अच्छा, तो अजय, एक आईटी में लेकर थोड़ी सी दुविधा है लोगों को। आज तो खैर वापस लॉन्ग ट्रेड प्ले हुई है, शायद डॉलर रुपये का मूव है, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जो नंबर्स हैं वो मोर और लेस ठीक ठाक ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, मार्जिन पर जितना हम प्रेशर सोच रहे थे उतना है नहीं, लेकिन स्टॉक्स फिर भी नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर क्या व्यू है? देखिए, 2 चीजें हैं। स्टॉक ना चलने का रीजन हमारे साथ तो ये है कि उसमें एफपीआई की होल्डिंग इतनी ज्यादा है कि हर रिकवरी के ऊपर में एफपीआई उसको आके बेचती है स्टॉक को, बिकॉज उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, और रुपी डॉलर को देखते हुए उनको इंडिया की इन्वेस्टमेंट बेच के फायदा मिलेगा उसके ऊपर में, और ग्लोबली वो देख रहे हैं कि टेक में उन्होंने कम अपना जो परसेंटेज है कम कर दिया उन्होंने। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही सिर्फ डिमांड सप्लाई पे है, वरना फॉर इंडियन इन्वेस्टर के लिए आप बताइए इससे अच्छी क्या हो सकती है कि ये कंपनियां मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, बायबैक करती हैं, डिविडेंड देती हैं। टाटा ग्रुप तो चलता ही सिर्फ टीसीएस की डिविडेंड के ऊपर में है, तो उसके गारंटी आपको कि पैसा आपको मिलता रहेगा। रुपी डॉलर जो लास्ट ईयर 74 का था, इस साल अब 83 का हो गया है, तो 9 रुपया उनका जो बेनिफिट मिलेगा वो बॉटम लाइन पे आएगा सीधा सीधा उनको, माइनस दी पर्सनल कॉस्ट ओवरसीज। और ये कंपनियां हैं लिटरली ग्लोबल मोनोपोलीज। इंडिया की शायद कुछ ही कंपनियां होंगी दुनिया में जो ग्लोबल मोनोपोली कहलाएंगी। तो ये अगर आप देखिए इसको, तो ये सर्टेनली टॉप 5 कंपनीज में इंडिया की कंपनियां 2 आती हैं इसके अंदर में, अटेक में। इससे बढ़िया निवेश क्या हो सकता है? इसको आप, मुझे अभी भी समझ नहीं आता बार बार कि क्यों लोग इसको क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं। आप निवेश कर रहे हैं इन कंपनियों में, खासकर 5 साल 7 साल 10 साल का पर्सपेक्टिव लीजिए। आप छोड़ दीजिए कि इस क्वार्टर में 2% कम हुआ ज्यादा हुआ, देखिए लॉन्ग टर्म कि रुपए तो 83 पहुंच गया, कुछ दिन पहले 50 रुपया था, अभी 83 रुपया पहुंच गया। कितना डिविडेंड आपको आया है, कितना बायबैक आया है? आई थिंक इसको जिससे मैं कहता हूँ नो ब्रेनर है इन्वेस्टर के लिए कि एक पोर्टफोलियो इसको आप बना के छोड़ दीजिए इसको, और करेक्शन पे बिल्कुल लीजिए। वो क्या फायदा कि आपने जब मार्केट बढ़ गई 30% तो आपने ले लिया स्टॉक को, और फिर करेक्शन में आप बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम आ गई है। करेक्टेड है स्टॉक, लीजिए आराम से, रखिए आईटी स्टॉक को, और बस रखे रहिए इसको, और अगर करेक्शन और होती है ऐड करिए। ग्लोबल में टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट कम नहीं होने वाली। शायद हम लोग कपड़ा बदल सकते हैं कि आपको ब्लू नहीं चाहिए, व्हाइट शर्ट चाहिए, बट टेक्नोलॉजी तो चाहिए, और इन कंपनी को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट अब इम्पॉसिबल होते जा रहा है। आपने देखा है हमारी मिड कैप कंपनियां कितना, आईटी मिड कैप स्ट्रगल कर रही हैं बड़ा होने के लिए, और देयरफॉर इसमें तो बिना मेरे राय से टॉप 2 कंपनीज के अंदर में तो आपको आंख बंद करके करना चाहिए पैसा, और छोड़ दीजिए उसको 5-7 साल बाद, देखिएगा क्या होता है इसमें।
अच्छा अजय जी, मेटल्स में क्या कर रहे हैं आप लोग? आई मीन लास्ट जो व्यू आपने हमसे शेयर किया था उस वक्त भी आप लोग, अगर आप देखें, कमिटेड थे। आपने कहा था कि नहीं, मेटल्स वी विल होल्ड। आज सुबह हम इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की, अगर आप एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जहां पे उन्होंने थोड़ा सा, अगर आप देखें, व्यू अपना नेगेटिव किया है। सर आपका व्यू क्या कहता है? स्टिल होल्ड इट्स, या फिर थोड़ा पार्शल बुक करके बाहर निकलना चाहिए? देखिए, वी आर स्टिल होल्ड। इनफैक्ट होल्ड के अलावा कई सेक्टर्स में, एल्यूमिनियम में तो हम प्लस जा रहे हैं आज के इस समय, आज तारीख में। हमारा सिंपल सी ब्रॉथिंग है। ग्लोबली मेटल रेट जो चलते हैं वो चलते हैं आपके एलएमईज पे, फ्यूचर्स के ऊपर के अंदर में स्पेकुलेटिव कंटेंट ज्यादा है, रियल सप्लाई कम है। दूसरी बात, सारे जितने भी मेटल्स हैं ये डॉलर डिनोमिनेटेड रेट में आते हैं। और अगर रुपए अगर 74 से 83 रुपया हो गया है, तो जो 9 रुपया जो बेनिफिट, जो 12% जो गिरा है रुपी, चाहे मेटल प्राइस अगर 20% गिरे ग्लोबली मार्केट में, तो 12 का बेनिफिट तो उसको, इंडिया को वैसी सप्लायर को मिलेगा, 8 का शायद उसको नुकसान होगा। उसको देखते हुए, और इंडियन अगर इकोनॉमी चलेगी, अगर आपकी एजम्पशन है, स्टॉक मार्केट की यही एजम्पशन है कि इकोनॉमी चलेगी और रिवाइव करेगी, 6% 7%, कोई भी एस्टिमेट ले लीजिए, और गवर्नमेंट का पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप कैसे बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिना एल्यूमिनियम के, बिना जिंक के, बिना कॉपर के? कहां से बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर आप? तो डिमांड सप्लाई को देखते हुए, कंपनी की मोनोपोली है इंडिया के अंदर में, जैसे वेदांता ले लीजिए, हमारी होल्डिंग है, बट हम रिकमेंड नहीं कर रहे। लिटरली मोनोपोली में बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऑयल वो सिर्फ एक ही कंपनी अपार्ट फ्रॉम पीएसयू ऑयल बनाता है। एल्यूमिनियम का वन ऑफ द लार्जेस्ट हो गया इंडिया के अंदर में। कॉपर की बंद पड़ी है, बट शायद चालू हो जाए। तो उसको देखते हुए, अगर इंडिया की स्टोरी में बिलीफ है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीफ है, तो स्टार्टिंग तो मेटल से ही होगी। तो और इसमें सबसे बड़ी बात है, डी लेवरेज कंपनीज हैं, ये भी नहीं कि खास इनमें डेट है, और बेहतरीन डिविडेंड आया है पिछले 3 सालों में। डिविडेंड कम होगा अब की, अगर अर्निंग कम होगी जरूर कम होगा, बट देंगे जरूर, बिकॉज इनकी होल्डिंग कंपनीज को पैसा चाहिए। तो ये ग्लोबल सिनारियो, रुपी डॉलर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी को देखते हुए, और मोनोपोली स्टेटस, मेटल हमारे हिसाब से तो रिमेन अ वेरी स्ट्रांग। अगर पूरी बाजार गिरेगी तो ये भी गिरेंगे मेरे हिसाब से, बट अगर हमारी स्टोरी सही निकली, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा और खर्चा हुआ, और शायद हमें लगता है जो सरकार के जो इलेक्शन आने वाले हैं FY24 में, उसके कारण विजिबल खर्चे होंगे और विजिबल प्रोजेक्ट्स आएंगी नेक्स्ट ईयर के अंदर में, तो डिमांड तो अच्छी रहेगी इसके अंदर में। दाम देखते हैं क्या होता है, बट आई थिंक रुपी जितना अगर दाम गिरेगा ऊपर और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो रुपी भी उतना गिरेगा हिंदुस्तान में, तो वो तो बैलेंस हो जाएगा। नेट नेट रहिए, डटे रहिए, और बल्कि हम तो थोड़ा सा एक्सपोजर अब बढ़ा रहे हैं, खासकर एल्यूमिनियम में। ओके, ठीक है। तो मार्केट एक बार देख लेते हैं। ऑलमोस्ट डे हाई पर 17,500 के काफ़ी करीब इस समय आता हुआ अच्छा मूव इस समय रिलायंस, विप्रो, कोटक, ये सब स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। अजय, आपका जो फेवरेट स्टॉक रहा है काफ़ी टाइम से, पीवीआर, आपने बात भी की अभी उसकी कि 2200 वाला वापस 1800 आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक ब्रह्मास्त्र आई थी, वो अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन अब वापस वो विक्रम वेदा फ्लॉप हो गई, और एक लोगों का थोड़ा सा एक नज़रिया थोड़ा हिंदी फिल्मों को लेकर थोड़ा कम है। जो साउथ की फिल्में हैं वो अच्छा कर रही हैं, बल्कि डब होके। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? मेरी अजय से बात हुई थी एक बार, मैंने अजय से ये बात पूछी थी पिछले क्वार्टर में कि क्या एक तरीके से पीवीआर के लिए अच्छा संकेत होगा आगे जाकर, अगर जो इंडस्ट्री है वो, उसमें जो 1-2 सुपरस्टार डोमिनेटेड फिल्में थी, सिर्फ वही चलती थी और सारा का सारा पैसा वही लोग ले जाते थे, उससे अगर थोड़ा चेंज होके थोड़ी छोटी फिल्में ज़्यादा चलने लगें तो। लेकिन ओवरऑल क्या व्यू है आपका स्टॉक पर इस समय? देखिए, दो चीजें आपने बोली। एक तो जो साउथ की फिल्म ही नहीं चल रही, साउथ के स्टेट्स भी चल रहे हैं। तो जो इकोनॉमी भी देखेंगे तो आपकी साउथ की इकोनॉमी आपकी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, और खासकर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। तो इन्वेस्टर्स के लिए खासकर देखना है कि जो साउथ बेस्ड कंपनीज हैं, उसमें खासकर आप देखेंगे ग्रोथ आएगी। बट देखिए, पीवीआर का हमारा तो बहुत पुराना उनसे साथ रहा है, बट हमें अब एक शिकायत ये रही है, सॉफ्टवेयर अपार्ट, ग्रीड बहुत आ गई थी कंपनी के अंदर में। इस ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए था। जिस तरीके से बेतहाशा प्राइस इंक्रीज किया उन्होंने, पॉपकॉर्न का, कोल्ड ड्रिंक का, खाने का, टिकट का, एक ऑर्डिनरी इंडियन आज वहां पे पिक्चर नहीं देख सकता है। ये हालात आ गई है सिनेमा हॉल में। और हमारी जो कंपटीशन कमीशन है, उसको शायद ब्रेल में अब देना चाहिए सर्टिफिकेट। अगर वो कहती है कि आइनॉक्स के मर्जर के बाद में मोनोपोली नहीं बनेगी, तो शायद मुझे उनको लगता है इनको फिर से एक बार सोचना चाहिए क्या होता है कंपटीशन। बट ये जो उनको था कि हमने मर्जर कर लिया है, अब जो चाहे रेट मांगेंगे पब्लिक से, ये उनकी डाउनफॉल रही है। सॉफ्टवेयर कम रही है, अलग बात है, बट फैक्ट है जो इन सिनेमा बोथ की ग्रीड जो थी, मैं अजय जी को भी बोलूंगा रैली की, इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ग्रीड को कंट्रोल करिए।
जिस तरीके से प्राइस बढ़ाए हैं आपने, उसका नतीजा आपके सामने है। एंटरटेनमेंट का मतलब है मजा। अगर आप उसकी जेब खाली करके कस्टमर को एंटरटेनमेंट दिखाएंगे तो वो नहीं आएगा आपके पास में, और वो उसका इम्प्लीकेशन ये है कि पिक्चर पिटेंगी, बिकॉज आप आज एक ऑर्डिनरी फैमिली को, अगर 4 लोग को, 2 बच्चे, एक आदमी को पिक्चर देखना है अनुज जी, तो उसके 2000 रुपए जा सकते हैं। कितने लोग हैं जो पिक्चर के लिए 2000 रुपए खर्च सकते हैं? तो मेरा तो यही उनका व्यू रह गया है कि अगर ये चेंज नहीं करते अपना स्टैंड, और ये कि हम मर्जर के बाद में हम सोल मोनोपोली हो जाएंगे तो जो मर्जी करेंगे, ये मेरे हिसाब से ज्यादा इंप्लीकेशन आ रहा है। लोग जो नहीं जा रहे हैं, ना कि जस्ट की पिक्चरें ही खराब है। पिक्चरें खराब हो सकती है, बट अगर आप सस्ते में एंटरटेनमेंट देंगे तो लोग जाएंगे, स्टूडेंट जाएंगे। आज कितने स्टूडेंट हैं जो पीवीआर में जाके एक पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक के साथ पिक्चर देख सकते हैं? शायद 5% भी नहीं बचे होंगे स्टूडेंट। तो ये कहना जरूरी है कि ठीक है सॉफ्टवेयर खराब थी, बट आई थिंक मेरे हिसाब से जो उन्होंने मर्जर के बाद में प्राइसिंग पॉलिसी अपनाई, उसके कारण उन्होंने कस्टमर्स को अब उन्होंने रोक दिया आने से, और उसकी खासकर इंप्लीकेशन आ रही है कि अब सिनेमा में ऑक्यूपेंसी उनकी 24% पे आके रुक गई है। यू नो, सो आई थिंक ग्रीड ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट, और जो ये सीसीआई ने मर्जर अलाउ किया है, इसको देखते हुए उन्होंने जो रेट बढ़ाए हैं, आई थिंक इसको उनको कम करने चाहिए। उनको इंडिया का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, और अगर रेट नहीं बढ़ाएंगे तो 24 क्या 14% हो जाएगी उनकी ऑक्यूपेंसी। तो सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, रेट की बात भी है कि आप किस रेट पे पिक्चर दिखाते हैं, किस रेट पे पॉपकॉर्न बेचते हैं। बिल्कुल, एक टाइम था जिसमें मतलब 200-250 रुपए की आपको टिकट मिल जाती थी, और एक अंदर जाने पे 150-200 रुपए में समोसा वगैरह मिल जाता था। वो भी हालांकि महंगा ही होता था, लेकिन अफोर्डेबल था। अभी तो एक एक कोल्ड ड्रिंक 450 रुपये की, पॉपकॉर्न 450 रुपये, उससे कम में शुरुआत नहीं होती है। तो ये चलिए अजय जी, आपने बोला आप फीडबैक देंगे, होपफुली वो सुनेंगे और आपको सुनेंगे। आपका इतने सालों से एसोसिएशन रहा है, और अफोर्डेबल बनाइए, क्योंकि देखिए वो जो सिनेमा डे पर उन्होंने टिकटें बेची थी 7500 रुपये में, सारी टिकटें बिक गई थी, एक टिकट मिल नहीं रही थी उस समय, पूरा का पूरा हाउसफुल था। तो और उसमें फिर ऑब्वियसली F&B रेवेन्यू भी उस दिन रहा ही होगा उनका काफ़ी अच्छा। अजय, शुक्रिया आपका, बात की हमारे साथ। Happy Diwali to you all the viewers. Happy Diwali to you and your family and to your team as well, Ajay. Thank you so much. Thank you. चलिए इस शो